मैं जब भी नहाने जाता मैं अपनी चाची की बेटी को कपड़े के बहाने वॉशरूम में बुला लेता और गले लगाकर उससे लिपट जाता। मेरी छोटी बहन चुपचाप कर हमें देखती रहती। एक दिन घर वाले शादी पर चले गए। मेरी चाची की बेटी घर में अकेली थी। मैं जैसे ही उसके कमरे में गया तो मेरे पैरों तले से जमीन ही निकल गई, क्योंकि मेरी छोटी बहन और चाची की बेटी दोनों एक साथ मैं खाते पीते घराने से ताल्लुक रखता था। हमारी फैमिली कोई बहुत बड़ी फैमिली नहीं थी। कपड़ों की छोटी छोटी दुकान थी और फैमिली बड़ा ना होने की वजह से हमारा खुशहाल घराना था। बाबा और माँ हम दोनों से बहुत प्यार करते थे, क्योंकि हम उनके सब कुछ थे। उन्होंने हमें बेहतरीन स्कूल में पढ़ाया, यहाँ तक कि सब ठीक था। लेकिन मेरी आदतें बहुत खराब हो रही थी। वजह शायद मेरे दोस्त थे जो कि मुझसे भी ज्यादा अमीर थे। वह हर वक्त कोई ना कोई घटिया हरकत करते रहते। पहले पहले तो मुझे यह सब बहुत बुरा लगा, लेकिन फिर मैं भी उनमें शामिल हो गया। कभी माँ बाबा ने मुझे कोई नसीहत नहीं दी, सिर्फ हमें एक ही बात कहते थे कि दिल लगाकर पढ़ना और अच्छे नंबर लेकर आना। इस तरह हमें खुली छूट मिल गई थी और माँ हमेशा मुझे बाबा से बचा लिया करती थी। वह मेरे लिए पूरी दुनिया से लड़ने को तैयार थी। उनको अगर कोई यह कह दे कि तुम्हारा बेटा बिगड़ रहा है तो वह इस पर भी बरस पड़ती। मैं समझ गया कि माँ के होते हुए मुझे कोई कुछ भी नहीं कह सकता। इस तरह मैं खुलकर बदतमीजी करने पर उतर आया। अब स्कूल में जिन दोस्तों से मुझे चिढ़ हो रही थी, अब वह बहुत बुरी बातें करते थे। मैं उनके साथ बैठता और वह मुझे हर बात कहते जो मुझे बुरी लगती थी। लेकिन अब मुझे वह बातें बुरी कहाँ लगती थी। अब तो मेरा उनके बगैर दिल ही नहीं लगता था। यूं मैं गुमराह होता गया और गुनाहों की दलदल में दस्तक देता गया। फिर एक बार हमारे स्कूल में पार्टी थी। इस पार्टी में यूनिफॉर्म नहीं बल्कि घर के नए कपड़े पहनकर जाना था। खाना अपनी तरफ से लेकर आना था और मोबाइल कैमरा वगैरह भी लाना था। फिर वह दिन भी आ गया। स्कूल में हर तरफ जैसे रंग ही रंग बिखरे हुए थे। अभय और अंकित कैमरे लाए हुए थे और हम सब एक जगह छुपकर लड़कियों की फोटो बनाने लगे। किसी लड़के ने हमें देख लिया और हमारी क्लास टीचर को बता दिया, जिससे हमें बहुत डांट पड़ी। फिर कुछ दिन बाद हमारी क्लास में टीचर आए जो कि हमें रसायन विज्ञान पढ़ाते थे। उन्हें भी यह बात पता चल गई थी और फिर वह नरम लहजे में समझाने लगे कि यह बात बहुत बुरी है। लेकिन हम चुप होकर बैठे थे। तब वह बोले, देखो बेटा, अभी तुम लोगों को हमारी बातें गलत लगती है। जब तुम लोगों पर गुजरेगी तब तुम्हें पता चलेगा। अगर कोई हमारी बहन के साथ ऐसा करे तो तुम लोगों को कैसा लगेगा। फिर अभय ने खड़े होकर कहा, सर मेरी तो बहन ही नहीं है, माँ तो है। सर के कहने पर वह धीरे से मुस्कुराया। उससे क्या होता है। देखो बेटा, यह बात मत समझना कि तुम किसी की बहन के साथ बदतमीजी करो तो तुम्हारी बहन महफूज रहेगी। यह कुदरत का इंसाफ है। जब तुम बुरा करोगे तो तुम्हारी बहन के साथ भी जरूर बुरा होगा और फिर देखना तुम्हारी एक गलती तुम्हारी पूरी जिंदगी तूफान खड़ा कर देगी। लेकिन हमने उनकी किसी बात पर ध्यान नहीं दिया और अपने कामों में बिजी होकर अपनी जवानी की सीढ़ी पर कदम रखने लगे। फिर क्या था, अब हम बुरा काम करने लगे थे। लड़की को देखते उससे दोस्ती करते, फिर प्यार का नाटक करते और होटल में कमरे में ले जाते जिससे अभय और अंकित पहले से ही मौजूद होते और इस पर भूखे भेड़ियों की तरह झपकते। वह लड़की रोती चिल्लाती, लेकिन उसकी चीख कमरे में दबकर रह जाती और हम लोग मिलकर एंजॉय करते। एक दिन मैं किसी लड़की को एंजॉय करके घर पहुंचाया तो घर में एक भोली भाली मासूम लड़की को देखकर उससे पहले कि मैं उससे कुछ पूछता, माँ ने इस लड़की से कहा, यह सोना बेटी है, यह तुम्हारा बड़ा भाई है। क्योंकि मेरे चाचा चाची शुरू से बाहर रहते थे तो उसको पता नहीं था कौन है। हमने देखा उसके चेहरे पर मासूम सी भोली भाली हसीना मुस्कुराती हुई मेरे तरफ आई और कहने लगी, नमस्ते भैया। उसने सर झुकाया ताकि मैं उसके सर पर हाथ रखूं, लेकिन मैं आगे बढ़ के उसे बाहों में भर लिया। उसने कोई खास नोटिस नहीं किया और शर्माती मुस्कुराती हुई थोड़ी दूर खड़ी हो गई। तभी माँ बोली, बेटा यह सोना है, अब यह हमारे साथ हमारे घर में ही रहेगी। इसे भी तुम अपनी बहन की तरह समझना। माँ ने कहा, और सोना यह आज से तुम्हारा बड़ा भाई है और तुम इस पर अपना हक जताना। माँ ये देखने में तो भोली भाली लड़की लगती है, लेकिन वह गजब की खूबसूरत और हसीन थी।
सोना की माँ दूर की रिश्तेदार की बेटी थी। मैं और सोना की माँ मेरी माँ की बहुत अच्छी दोस्त थी। सोना के 2 भाई थे। इसके माँ बाप का देहांत हो चुका था। दोनों भाई भी शादीशुदा और वह इसकी जरा भी परवाह नहीं करते थे। दोनों अपनी बीवियों में मस्त थे और इसकी भाभियां इससे खार खाती थी। आए दिन उनसे झगड़ा करती थी, इसलिए वह माँ के साथ आ गई थी। माँ तो वैसे भी बहुत अच्छी औरत थी और वह उसे अपने साथ लेकर आ गई और यूं मासूम सी भोली भाली सोना बेफिक्र होकर उसे अपना घर समझाने लगी। सोना को जो काम बताया जाता वह काम करने लगती और वह मेरे काम को बहुत ही शौक से करती थी। एक दिन मैंने उसे कपड़े इस्त्री करने को कहा। वह गुनगुनाते हुए मेरे कमरे में दाखिल हुई। अबे भाई, कौन से कपड़े इस्त्री करें? उसने मासूमियत से पूछा और मेरे अंदर का दरिंदा आहिस्ता आहिस्ता जागने लगा था। वह सफेद वाले कर दो, मैंने गुनगुनाते हुए कहा था। नहीं अभय भाई, आज आप यह वाले कपड़े पहनो, देखो कितने प्यारे लग रहे हैं, उसने कपड़े दिखाते हुए कहा और मैंने उसे जोर से अपने गले लगाया। उससे पहले कि मैं कोई चीज आगे करता वह पीछे हुई और उसके आंखों में आंसू थे। मैंने हैरानी से पूछा, क्या हुआ? कुछ नहीं भैया, मैं सोच रही थी कि इतना प्यार तो कभी मेरे सगे भाई ने भी नहीं किया जितना आप करते हैं। उसने आंसू साफ की और बाहर निकल गई और मैं शैतानी की हंसी हंसता हुआ उसे देखता रहा और सोचता रहा कि माल तो घर में ही मौजूद है, वह भी एकदम नरम और फ्रेश फ्रेश। यह सोचकर मैं हंसने लगा। मुझे बहुत शैतानी ख्याल आ रहे थे और मैं यह भी नहीं सोच सकता कि वह भोली भाली लड़की मुझे भाई मानती है और वह तो इतनी मासूम है कि मेरी हर बात को समझती है, बल्कि वह समझती है कि भाई होने के नाते इसे गले लगाता हूँ। फिर कुछ दिन बाद सब घर वालों को मोहल्ले में किसी की शादी में जाना और मैं भी मौके का फायदा उठाकर इनकार कर दिया। इतना अच्छा मौका फिर नहीं आ सकता। सारे घर के बंदे जा चुके थे तो मैं नहाने के लिए वॉशरूम में घुस गया। कुछ देर बाद पानी बहाता रहा। फिर मैंने सोना को आवाज दी। वह समझी कि शायद मैं कपड़े मांग रहा हूँ। वह पहले भी अक्सर मुझे कपड़े देने आया करती थी। वह कपड़े लेकर आई तो मैं उसकी कलाई पकड़ लिया। भैया, यह क्या कर रहे हो? यह लीजिए कपड़े, मेरी कलाई छोड़िए। उसने दीवार का सहारा लिया और कपड़े मुझे देकर वापस अंदर चली गई। मैंने पैंट पहनी और फिर बाहर निकलकर आया। सोना अंदर अपने कपड़े बदल रही थी। मेरे अंदर का दरिंदा पूरी तरह जागने लगा। मैं अंदर दाखिल हो गया। सोना ने अपना दुपट्टा आगे किया और कहने लगी, सॉरी भैया, मैं कड़ी में कुंडी नहीं लगाई, अब बाहर आ जाओ, मैं अभी आती हूँ। उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थी। मैं उसके करीब गया तो वह कहने लगी, यह आप क्या कर रहे हैं? भैया, बहनों से ऐसा मजाक कोई करता है क्या? वह रोने वाली आवाज में बोली। लेकिन मैं बेपरवाह आगे बढ़ा। प्लीज मुझे अपने करीब आने दो। मैं मुस्कुराकर कहा था, आप बहन भाई जैसे सांप रिश्ते को गंदा कर रहे हैं। वह 2 कदम पीछे हटी। देखो सोना, किसी को पता भी नहीं चलेगा। मैं एकदम आगे बढ़ा और उसको पकड़ लिया। मुझे छोड़ो, ऊपर वाले का वास्ता, अभय भाई मुझे छोड़ दो, भगवान के लिए, भगवान से तो डरो, तुम्हारी भी बहन है, छोड़ दो मुझे। वह रोती रही, लेकिन मैंने अपना काम पूरा किया और उसे इसी हालत में छोड़कर मैं बाहर निकल गया। सब लोग शादी से वापस लौटे तो उसे इस हाल में देखकर सबके पैरों तले से जमीन निकल गई। माँ ने भागकर उसे कपड़े से ढका और फौरन उसे गले लगाकर रोने लगी। फिर माँ ने उसे पूछा तो उसने मेरा नाम लिया और मैं साफ मुकर गया। मैंने कहा कि जब आप लोग गए थे तो मैं भी घर से चला गया था, लेकिन जब मैं वापस लौटा तो मैंने एक आदमी को घर से बाहर जाते हुए देखा था। जब सोना ने मेरी तरफ इशारा किया, मेरी माँ यह बात सुनकर गुस्से में आ गई और उसे बुरा भला कहने लगी, मैंने तुझे घर में पनाह दिया और तूने मेरे बेटे को ही फंसाना चाहा। काश मुझे मालूम होता कि तुम कितनी बुरी लड़की हो, इसलिए तो तुझे तेरे भाइयों ने भी निकाल दिया। वह रोती रही, सफाई देती रही, लेकिन किसी ने उसकी बात ना सुनी, किसी ने उसके साथ इंसाफ नहीं किया। मैं कोने में खड़ा उसे देखता और मुस्कुराता रहा, यहाँ तक कि मेरी माँ ने उसे घर से बेदखल कर दिया। तभी मैं भी बाहर निकल आया। देखो सोना, यह मैंने कहा था ना कि किसी को मत बताना। अब देखो तुम्हारा क्या हाल हुआ है। अब कहाँ जाओगी? अगर तुम मेरी बात मानो तो मैं तुम्हें इस घर में वापस ले जा सकता हूँ। मेरे घटियापन की हदें पार हो चुकी थी। उसने एक जोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर मारा और कहा, घटिया इंसान, तू मेरी इज्जत से खेला, देखना कल मेरा बदला कोई तुझसे जरूर लेगा।
इस दुनिया में किसी ने मेरे साथ इंसाफ नहीं किया, लेकिन ऊपर वाला जरूर इंसाफ करेगा। वह कहकर रोती हुई चली गई। उसके बाद वह अपने भाइयों के घर गई। कैसे गई मुझे नहीं पता, लेकिन वह भी उसकी कहानी सुनने के बाद उसके भाइयों ने उसे ही गलत कहा। इस पर इल्जाम लगाकर उसे घर से बाहर निकाल दिया और वह दरवाजा खटखटा रही, जो वह जानती थी, लेकिन सबने उसे बाहर कर दिया। वह पागलों की तरह गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ फिरती रही। कहीं उसने कुछ मर्द को खड़े देखा, अंधाधुंध भागने लगी। अभय के बाद उसका हर रिश्ते से भरोसा उड़ चुका था। वह समझी कि वह मर्द इसके जिस्म को नोचने के लिए खड़े हैं। वह भागते भागते किसी चीज से टकराई और उछलकर सड़क पर जा गिरी। वहां से आते ट्रक ने उसके जिस्म की धज्जियां उड़ा दी। मरने के बाद उसका खिस्सा रह गया। किसी ने मुझ पर केस नहीं किया। औरतों और किसी ने भी यह भी नहीं देखा कि वह मासूम सी लड़की किस चीज से टकराई थी। वह मेरी बाइक थी और वह भी मैंने जानबूझकर किया। कोई मुझ पर केस ना कर सके। मैं इस लड़की के साथ जबरदस्ती की थी और फिर मैं थोड़ी दूर जाकर खड़ा हो गया। जब उसने अपने आखिरी सांस ली तब मैं सुकून की सांस ली और खुद को हल्का महसूस करने लगा। अब हमारे घर में सोना की जिक्र नहीं होता था। ऐसा लगता था कि वह कभी हमारे घर का हिस्सा थी ही नहीं। बाबा और माँ अपने कामों में बिजी हो गए और मैं अपने कामों को फिर से करने लगा। इस वाक़े को गुजरे सालों हो गए। एक दिन सोना का भाई सोना से मिलने आया। हम सब हैरान हुए कि उन्हें सोना के बारे में मालूम ही नहीं था। हालांकि सोना अपने घर भी नहीं गई थी। माँ ने इसे सारा किस्सा बताया तो वह एकदम गुस्से में आ गए, लेकिन माँ ने उसे बेइज्जत करके घर से निकाल दिया। सोना का भाई घर पहुंचा तो उसे सबसे पहले अपनी बीवी को अपने पास बुलाया और उसे सोना के बारे में पूछा तो उसने कहा कि वह यहाँ नहीं आई थी। जब उसने अपनी बीवी को डांटा तो उसने सब कुछ सच बता दिया। उसने बताया कि उसे अपने घर में नहीं आने दिया। उसने अपनी बीवी से बहुत लड़ाई की और नाराज हो गया, लेकिन अब क्या फायदा था। वो मासूम तो इस दुनिया से जा चुकी थी, वो भी चरित्रहीन का इल्जाम अपने ऊपर लेकर। फिर 6 साल का वक्त गुजर गया और मेरी बहन भी जवान हो चुकी थी और इस वक्त में मेरी बहन का रिश्ता आया जो कि हर लिहाजा से बेहतर था। माँ ने झट से हाँ कर दी और फिर रोज शॉपिंग होने लगी। बहन का सारा दहेज इकट्ठा हो चुका था। घर में भी बहुत खुशियाँ थी और मैं भी बहुत खुश था। होता भी क्यों ना, आखिर मेरी बहन की शादी थी। और जहाँ तक सोना का किस्सा था, इससे तो मैं बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं था, क्योंकि मैं तो सोना जैसे कई लड़कियों के साथ ऐसा कर चुका था। मुझे कोई पछतावा भी नहीं था। कभी कभी मैं सोचता कि लोग कहते हैं कि जो दूसरों के साथ गलत करता है उसके साथ भी यही होता है, लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ था। अब तो मेरी बहन की शादी भी हो रही थी। यह सोचकर भी मैं सुकून से था, लेकिन कहते हैं ना कि भगवान के यहाँ देर है अंधेर नहीं। इस तरह बहन की हल्दी हुई और माँ बाबा सारा दहेज का सामान देखने चले गए। मैं बहन के पास आया और कहा कि तुम खाना मत बनाओ, मैं होटल से लेकर आता हूँ। मैं मुस्कुराता हुआ बाहर निकल गया। होटल हमारे घर से थोड़ी ही दूर पे था, इसलिए खाना लेते हुए मुझे कुछ देर हो गई। मैं खाना लेकर वापस आया तो मैं अपने कमरे के सामने लोगों का भीड़ लगा देखा तो उन्होंने हाथों में मोबाइल ले रखे थे। मैं भीड़ को हटाता हुआ अंदर गया तो मैं हैरान हो गया। घर में मेरी बहन अजीब हालत में पड़ी हुई थी, ठीक वैसे ही जिस तरह मैं सोना को छोड़कर गया था। मैं कांप कर रह गया और लोग खड़े इसकी न्यूज बना रहे थे। मैं जल्दी से इसे उठाया और कमरे में ले गया। माँ बाबा भी आ गए थे, वह भी यह देखकर रोने लगे। सोना याद आने लगी थी जो मुझे भैया कहती थी और हर वह लड़की याद आने लगी जो मुझे बहन का वास्ता देती थी। आज मुझे पता चला कि जब अपनी बहन के साथ ऐसा होता है तो कैसा लगता है। मैंने पूछा कि यह सब कुछ किसने किया है। एक आदमी ने कहा अनय ने किया है। मैं बहुत गुस्से में उसके घर की तरफ दौड़ा। वह खाना खा रहा था। मैं घर में दाखिल होते ही उसका गला दबाकर उसकी जान ले ली। इसी बीच किसी ने पुलिस को फोन कर दिया और वह वहां आकर मुझे पकड़ ले गए। उसके बाद मुझे अदालत में ले जाया गया, जिसमें मैंने अपने सारे अगले पिछले पाप स्वीकार किया। सोना से मैंने जबरदस्ती की। माँ बाप अपना कलेजा कांप कर रह गए थे और सोना का भाई और उसकी भाभी शर्मिंदगी से नजरें चुराए हुए खड़ी थी। मैंने सारे पाप स्वीकार कर लिए थे। इसके लिए अदालत ने मुझे उम्र कैद की सजा सुनाई थी। आज पूरे 9 महीने हो गए मुझे जेल में बैठे हुए और इन सब का मैं ही जिम्मेदार हूँ। मैं अपनी जिंदगी अपने हाथों से खत्म कर डाला। सोना यह बात यही कहती थी कि कुदरत जरूर इंसाफ करेगी और वह ठीक कहती थी। आज कुदरत ने इंसाफ कर दिया, यही मेरी सजा है ना।
मुझे माँ बाप की सेवा करनी चाहिए थी। मैं जेल में आ गया था। बहन की मेरी कामों की वजह से शादी टूट गई थी। अगर मैं शादी कर लेता और एक इज्जतदार जिंदगी गुजारता, लेकिन अब क्या हो सकता था। सोना रोज मेरे ख्वाबों में आती थी और मुझे कहती, अभय तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। और जब मुझे सजा मिली, वह एक दिन मुस्कुराती हुई आई। देखो अभय, किसी ने मेरे साथ इंसाफ नहीं किया, लेकिन कुदरत का इंसाफ देखो, उसने कैसा बदला लिया है मेरा। इतने वक्त में अभय की माँ उससे सिर्फ 2 बार ही मिलने आई थी। वह माँ जो उसके लिए सारी दुनिया से लड़ने को तैयार थी, वह आज इसकी वजह से अपने खानदान से कटकर रहने लगी थी। मुलाकात पर माँ ने कहा, अभय मुझे यह कहते हुए बहुत शर्म महसूस हो रही है कि मैं तुझ जैसे बेटे को जन्म दिया, और दरअसल गलती मेरी है। मैंने तुझे अगर शुरू से ही लड़कियों की इज्जत करना सिखाया होता तो आज यह नौबत ही ना आई होती। मेरी बहन एक जिंदा लाश बनकर रह गई है, और यही हाल अब मेरे माँ बाप का भी है। गली से गुजरते हुए उन्हें कितनी बदनामी उठानी पड़ती, यह तो वही जानती है। एक बात इंसान तो कुछ भी करता है, उससे पहले अपना अंजाम भी सोचकर करे। इसका किया हुआ हमेशा उसके सामने आता है। अगर स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें।